नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तराखंड के उपचुनाव की घोषणा हो गई है। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। सीएम धामी ने जताया है उपचुनाव जीतने का भरोसा भी। केदारनाथ पीएम मोदी के दिल में बसता है, ये कहा गया है। देखिए, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी चुनाव हर हाल में जीतना चाहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ के पुनर्निर्माण में लगातार तेजी आई है। पूरे देश में केदारनाथ धार्मिक पर्यटन के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से तुष्टीकरण और लोगों को बांटने की राजनीति की है। केदारनाथ की जनता समझदार है और वो उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। बीजेपी के प्रत्याशी की बड़े अंतर से जीत होगी। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भव्य केदार और दिव्य केदार बना है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में काफी नुकसान हुआ था। पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। आसपास के क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कई काम प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में वहां कराए जा रहे हैं और आज पूरे देश दुनिया का केंद्र बिंदु है। आज वैश्विक रूप से भी हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और विकास की जो तेज प्रकार से जो गति हुई है वो गति आगे बढ़ेगी। और केदारनाथ में जो आज तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो आज केवल लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति को लोग नकारेंगे और विकास को अपनाएंगे और विकास की गति को अनवरत रूप से आगे चलाएंगे। केदारनाथ हम बड़े अंतर से वहां पर जीतेंगे। देखिए, बड़ी उम्मीद जाहिर की है भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। 20 नवंबर को केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं और अभी मुख्यमंत्री को सुना अपने उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने बहुत ही आश्वस्त होकर कहा कि यहाँ पर जीत होगी ही, केदारनाथ में जीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीत को लेकर बेहद आश्वस्त दिखाई दी। केदारनाथ उपचुनाव की तारीख का ऐलान जो है वो हो चुका है और देखिए, उपचुनाव को लेकर 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा और इस बीच देखिए 29 अक्टूबर को नामांकन की तारीख रखी गई है और 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। ये भी बता दें कि अंतिम तारीख जो है नाम वापस लेने की 4 नवंबर को है और 20 नवंबर को मतदान होगा। यानी कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए यहाँ पर जनता जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। इस बीच देखिए, बड़े अंतर से जीत भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बताया जा रहा है, कहा जा रहा है। जीत को लेकर आश्वस्त है और सिर्फ जीत नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि बड़े अंतर से जीत होगी और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का काम जो है वो करेगी केदारनाथ की जनता। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से हमने पुष्कर सिंह धामी को सुना, जीत को लेकर ना सिर्फ आश्वस्त हैं लेकिन बड़ी जीत का दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। क्या आधार है और क्या यहाँ पे समीकरण है? अब देखिए मोनिका, उत्तराखंड के केदारनाथ में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, जिसमें एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी जीत का दावा कर रही है और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे थे, वहां पत्रकारों से वार्ता भी की। उन्होंने एक बड़ी जीत का यहाँ दावा किया है, क्योंकि आपको याद है 2013 में केदारनाथ में एक भारी आपदा आई थी, जिसमें कई गाँव बह गए थे। भारी उत्तराखंड को भारी नुकसान हुआ था। उसके बाद 2014 में जब भाजपा की सरकार आई सत्ता में, वहां लगातार काम हुआ है। यानी उन काम का कितना फर्क पड़ता है। अगर केदारनाथ सीट की बात की जाए तो वहां करीब 90,450 मतदाता है जो अपने प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मतदाताओं के बीच पहुंच रही है और दोनों ही जीत का दावा कर रही है।
हालांकि भाजपा की बात की जाए और कांग्रेस की, दोनों वहाँ दावेदारों की तलाश में है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने पर्यवेक्षक वहाँ उतार दिए हैं और कहीं ना कहीं अच्छे उम्मीदवार की वहाँ अच्छे प्रत्याशी की तलाश में की जा रही है। जी बिल्कुल। मोनिका। तो क्या ये माने संजय कि चूंकि केदारनाथ एक धार्मिक स्थल है और जिस तरह से यहाँ पे पुनर्निर्माण का काम हुआ है या फिर जिस तरह से विकास हमने देखा है, तो जाहिर तौर पर यहाँ की जनता इस बात को समझ गई है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी जीत का दावा कर रही है। देखिए मोनिका, अगर केदारनाथ की बात की जाए तो धार्मिक स्थल भी है और देवभूमि को पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। हालांकि जिस तरह से वहाँ कार्य हुए हैं, उसमें पुनर्वास के कार्य हों या फिर सड़क का चौड़ीकरण हो, तमाम ऐसे कार्य हुए हैं जिससे कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होने वाला है। अगर दूसरी ओर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी वहाँ पूरी तरीके से जीत का दावा कर रही है, क्योंकि वहाँ 20 नवंबर को मतदान होने हैं और 23 नवंबर को मतगणना होनी है। यानी 23 नवंबर को ये तय हो जाएगा कि किसके हक में वहाँ जनता ने फैसला लिया है, किसको वहाँ चुनकर वहाँ प्रत्याशी जीत हासिल करवा रही है। हालांकि अब लगातार हम देख रहे हैं कि जो वहाँ मतदाता है और जो प्रत्याशी है लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है वो बड़े अंतराल से यहाँ इस बार जीत का दावा कर रही है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से संजय, जीत हासिल चूंकि आप होती है। पहले से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तो आपको क्या लग रहा है, हवा का रुख किस तरफ ज्यादा है? देखिए लगातार अगर उत्तराखंड के लिहाज से बात की जाए तो हमने विधानसभा चुनाव भी देखे हैं और मंगलौर का उपचुनाव और बद्रीनाथ का चुनाव भी देखा है, तो तमाम हमने कहीं ना कहीं देखा है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको यहाँ बहुत फायदा हुआ है। हालांकि सत्ता का कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं, तमाम लोग उसका लाभ ले रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पलड़ा भारी है वो भाजपा का यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुनर्वास के कार्य जो वहाँ हुए हैं उनका कहीं ना कहीं जनता उनके हितों में सोचेगी और भाजपा को कहीं ना कहीं मत दे सकती है। जी ठीक है संजय, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। तो सीएम को विधानसभा चुनाव जीतने का भरोसा है, ये दावा उनकी तरफ से किया गया, चूंकि पर्यटन नगरी है, धार्मिक नगरी है और जिस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसीलिए अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी है बीजेपी। और लगातार, हालांकि देखिए कांग्रेस पार्टी का भी जिक्र करें तो कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा लगातार कर रही है। दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच उतरे, जैसे कि हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे थे। और पिछले उपचुनावों का अगर जिक्र करें और विधानसभा चुनावों की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जाहिर तौर पर फायदा जो है अब वो हुआ है। हालांकि जब तक फाइनल नतीजे नहीं आते हैं तब तक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हो पाएगी। तो देखिए, केदारनाथ उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा। 29 अक्टूबर को रखी गई है नामांकन की तारीख। 30 अक्टूबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच। 4 नवंबर को नाम वापस लेने की जो है आखिरी डेट है। 20 नवंबर केदारनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, यानी कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 23 नवंबर को मतगणना के साथ ही जारी होंगे चुनावी नतीजे। केदारनाथ में आचार संहिता जो है वो लागू हो चुकी है और ये देखिए, आपको डेट्स भी हमने लगातार बताई कि किस तरह से चुनाव आयोग द्वारा डेट्स का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड में थूक जिहाद पर एक्शन में पुलिस प्रशासन ने कई जिलों में अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा। सीएम धामी के निर्देशों के बाद एक्शन में नजर आ रही है पुलिस। यहाँ पर डीजीपी ने सभी जिलों के एसएसपी को निर्देश जारी कर दिए हैं। खाने में थूकने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। होटल, ढाबों और कारीगरों का वेरिफिकेशन होगा। किचन के अंदर सीसीटीवी इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा। तो लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का थूक जिहाद वाला बयान चर्चा में बना हुआ है। उत्तराखंड में भी खाने पीने की चीजों में कुछ लोगों द्वारा गंदगी मिलाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों पर कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया था। वहीं सीएम धामी भी ऐसे मामले पर सख्त एक्शन लेने की बात कह चुके हैं। सीएम धामी के बयान के बाद उत्तराखंड शासन ने पुलिस को ऐसे मामले पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड शासन ने पुलिस को आदेश जारी किया है, जिस पर डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी जिले के पुलिस प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में होटल, ढाबों समेत अन्य व्यवसायिक काम करने वाले कर्मचारियों का 100% सत्यापन करने को कहा गया है। साथ ही संस्थानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड की प्रतिभाशाली बेटियां आज खेल के क्षेत्र में बेटों की तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो हर क्षेत्र में अपनी चमक बिखेरने का साहस भी रखती हैं। उत्तराखंड की बेटी आन्या बिष्ट और प्योन जैसन ने जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट में एंजल पुनेरा और अभिनव कंडारी को हरा दिया है। विजयवाड़ा में खेले गए ऑल इंडिया सब जूनियर अंडर 15 और अंडर 17 रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रदेश की बेटी आन्या बिष्ट ने बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनके कोच दीपक ने कहा कि प्रदेश सरकार से वो यही मांग करते हैं कि जहां सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, वहीं अगर उत्तराखंड की बेटी आन्या बिष्ट को सरकार थोड़ा सपोर्ट कर दे तो प्रदेश से एक अच्छी प्रतिभा निकल कर जो है वो सामने आ सकती है। बैडमिंटन टूर्नामेंट में उत्तराखंड की बेटी का जलवा जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन सरकार के समर्थन से प्रोत्साहन से वो आगे बढ़ सकती हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चमोली जिले के गौचर में 14 नवंबर से बड़े स्तर पर मेले का आयोजन किया जाना है। जिला प्रशासन इन दिनों तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन बीते दिन दो समुदायों के विवाद ने मेले की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिया है। घटना के दूसरे दिन ही आंशिक तौर पर सुबह से गौचर बाजार खोला गया है। शहर में किसी भी तरह का तनाव ना हो, इसके लिए प्रशासन ने कर्णप्रयाग और गौचर नगर में 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू कर दी है। बता दें कि कल ठेले को लगाने को लेकर गौचर में हुए विवाद में पुलिस ने धर्म विशेष के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं वरिष्ठ सब इंस्पेक्टर की तहरीर पर 250 से 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन विवाद हुआ है दो समुदायों के बीच, तो वहाँ मजिस्ट्रेट संतोष पांडे जी ने BNSS धारा 163 लागू कर दी है नगरीय क्षेत्र गौचर और कर्णप्रयाग में, और SP साहब के माध्यम से पर्याप्त पुलिस बल वहाँ तैनात है। स्थिति अभी नियंत्रण में है और लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जाए। खबर लक्सर से है। लक्सर में आयोजित भारतीय किसान संघ के प्रांतीय अधिवेशन में किसान संघ के वरिष्ठ नेता कुशल पाल सिंह को सर्वसम्मति से संघ का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में किसान संघ के राष्ट्रीय महामनी मोहिनी मोहन मिश्र शामिल हुए। अधिवेशन में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अपने हकों की खातिर भारतीय किसान संघ के साथ जुड़ना होगा और संघ को बेहद मजबूत करना होगा, तब जाकर अपने तमाम समस्याओं को मजबूती से उठाया जा सकता है और सरकार से समाधान कराया जा सकता है। इस मौके पर प्रांतीय अध्यक्ष कुशल पाल सिंह ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे, साथ ही किसानों की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। पर्वतीय राज्य हैं, उनकी परिस्थिति बड़ी विषम है और एक उदाहरण मिलता है ना कि मोर दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जब अपने प्यारों की तरफ देखता है तो वो रोता है। बिल्कुल ठीक स्थिति ये पर्वतीय राज्यों की है। जब हम मैदानी राज्यों में जाते हैं तो लगता है बड़ा संपन्नता है, किसान बड़ा सुखी है, लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ की तरफ चढ़ते हैं तो देखने में तो पहाड़ बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब आप किसान के जीवन में घुसते हैं, उसके जीवन को देखते हैं तो लगता है कि कितना कष्टमय जीवन उस किसान का है। देखिए, हर 3 साल में अपना सदस्यता अभियान होता है देश भर में, और उसके बाद प्रांत का अधिवेशन होता है, नया प्रांत की गठन होता है। ये प्रक्रिया अभी उत्तराखंड में अभी कर रहे हैं हम लोग अक्सर में। अभी मैंने तेलंगाना से आया, करीब करीब सारे प्रांत में हो चुका है। आगे थोड़ा जो उड़ीसा, बंगाल और पूर्व क्षेत्र का वो है, बाकी सारे प्रांतों में अधिवेशन हो चुका है। रुड़की में ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी, मेडिकल संचालकों में हड़कंप मचा। नकली दवाइयों की बिक्री की मिल रही थी शिकायतें। मेडिकल स्टोर्स में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। कई मेडिकल संचालक मौके से फरार हैं। कई मेडिकल स्टोर्स को सील किया गया है। रुड़की क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी से हड़कंप मच गया, जिसके बाद एक के बाद एक मेडिकल संचालक कार्रवाई से बचने के लिए खुद ही अपने मेडिकल का शटर बंद कर ताला लगाकर फरार हो गए। बता दें कि रुड़की में नकली दवाइयों की बिक्री की शिकायतें मिलने पर ड्रग
इंस्पेक्टर अनीता भारती ने रुड़की शहर के कई मेडिकल स्टोर्स पर औचक छापेमारी की। हालांकि छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित दवाइयां तो नहीं मिली, लेकिन मेडिकल स्टोर्स में कई अनियमितताएं पाई गई, जिन पर कड़ी कार्रवाई की गई है और कुछ स्टोर्स पर ताले लगा दिए गए। आज जो है कुछ गंगनहर की कुछ मेडिकल स्टोर थे और कुछ इमली खेड़ा के आसपास के कुछ शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर दवाइयों की जो है गलत तरीके से उनका मिसयूज किया जा रहा है। तो हालांकि मुझे दुकान पर से ऐसा कोई कुछ भी मिला नहीं है, बट जारी रहेगी कि अगर कोई घर पर रखता है तो घर पर भी तलाशी की जा सकती है। और ऐसे ही 2-3 मेडिकल स्टोर अभी मेरे द्वारा बंद किए गए हैं। वहाँ पर कुछ ऐसी अनियमितताएं थी कि लोग दवाइयाँ रखते हैं और उनकी साफ़ सफाई सही से नहीं रखते हैं। तो दवाइयों की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए उनका जो है स्टोरेज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी सेल्फ लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। रुड़की में शुगर मिल के कर्मचारियों में रोष देखने को मिला है। कर्मचारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की है। कर्मचारियों ने वेतन भुगतान करने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी जारी की गई है। रुड़की में इकबालपुर शुगर मिल के कर्मचारियों को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसे लेकर कर्मचारियों ने भगवानपुर विधायक ममता राकेश के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने जल्द वेतन भुगतान करने की मांग की है। बता दें कि कर्मचारियों का आरोप है कि मिल प्रबंधन से कई बार शिकायत के बावजूद उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही। मुलाकात के दौरान कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारी 7 महीने से कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली और 3 साल से हमारे ड्यू नहीं मिले। घर में हाहाकार फैली हुई है सभी कर्मचारियों के, क्योंकि इतने बड़े अमीर आदमी तो है नहीं, तो होते तो नौकरी क्यों करते हैं। बिल्कुल हमारी मिल में कोई सुविधा नहीं कर्मचारियों के लिए, समय पर वेतन नहीं दिया जाता, ठेकेदारों को पैसा नहीं दिया जाता, नहीं हमारे बच्चों के स्कूल से नाम कट गए ताकि फीस जमा नहीं हो पाई, हमारी जमा नहीं हो पाई। लोग हमारे इकबालपुर शुगर मिल के कर्मचारी हैं। पिछले 7 महीने के लगभग से इनकी सैलरी नहीं मिली है, इसी वजह से ये परेशान थे। सुबह इनमें से कुछ व्यक्तियों का मेरे पास फ़ोन आया। प्रॉब्लम इनकी जेन्युइन है, बेचारे परेशान है काफ़ी टाइम से। अगर मजदूर को एक दिन दिहाड़ी नहीं मिलती है तो उनके घर का चूल्हा नहीं चलता है। पता नहीं किस तरह से उधार लेके दुकानदारों से अपना काम चला रहे थे। उत्तराखंड पुलिस की ओर से ऑपरेशन स्माइल को फिर से शुरू किया गया है। इसके तहत अलग अलग थाना क्षेत्रों में गुमशुदाओं की तलाशी को लेकर ऑपरेशन स्माइल का संचालन किया जाएगा। 15 अक्टूबर से 2 महीने तक चलने वाले ऑपरेशन के तहत सभी थाना क्षेत्रों में गुमशुदा पुरुषों, बच्चों और महिलाओं की तलाश की जाएगी। इसके लिए पुलिस की ओर से विभिन्न विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही सोशल मीडिया का सहयोग भी लिया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद ने बताया कि प्रदेश भर में पुलिस की ओर से ऑपरेशन स्माइल शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि 2015 से उत्तराखंड पुलिस की ओर से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक करीब 6000 गुमशुदाओं को परिवार से मिलाया गया है। हम 2015 से जो है ऑपरेशन स्माइल को जो है लगातार जो है इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। आज से हम 2 महीने का पुनः जो है एक बार ऑपरेशन स्माइल को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। इस बार हमारा विशेष फोकस जो है वो मिसिंग गर्ल्स है और माइनर्स है, उस पर हमारा विशेष जो है ये फोकस रहेगा। जो ऐसी नाबालिग लड़कियां हैं जो घर से चली जाती है, मिसिंग रहती है और जो अब तक बरामद नहीं हुई है, उनके ऊपर हमारा विशेष फोकस रहेगा। 2015 से अब तक उत्तराखंड पुलिस ने जो है ऑपरेशन स्माइल चलाकर 6000 के लगभग जो है वो मिसिंग्स को जो है वो रिकवर किया है। तो एक बड़ा टास्क हमेशा मिसिंग पर्संस का जो है पुलिस के लिए रहता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।